तो जनाब अली, तो लालचंद जी हो या गए? कहाँ लालचंद जी? तो लालचंद जी कर पा रहे हो सेक्सुअल हरेसमेंट? लालचंद जी, आर यू देयर? मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? तो सेक्सुअल हरेसमेंट कर पा रहे हैं आप? लालचंद, कहाँ गायब हो गए लालचंद जी? मुझे लग रहा है चले गए कहीं ओपन करके। चलिए हम लोग कहानी बढ़ाते हैं आगे। प्रियंका मैडम के मैसेज अलग हैं, देखते हैं क्या कह रही हैं ये। प्रियंका, थैंक यू प्रियंका। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए, जब तक ये 5 मिनट में आते हैं, है ना, मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों के साथ हम लोग शेयर कर चुके हैं, कुछ लोगों के साथ कर लेता हूँ। थोड़ा सा कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग आर ऑफलाइन बैच। अब सभी को पता है कि ऑफलाइन बैच अब सब जगह अलाउड हो गए, तो दिल्ली में भी अलाउड हो चुके हैं अभी। तो इस बार हम लोग कुछ इनोवेटिव करने जा रहे हैं इन विधि जुडिशल एकेडमी। देखो मेरा ड्रीम है जो पर्सनली आई कि जैसे नालंदा का टाइम था ना, उस जमाने की नालंदा वो द सेंटर ऑफ एक्सलेंस था, उसी तरीके से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो एक तरीका है, जो अपना एक स्फेयर हुआ उनका ना, उसमें विधि की जो जो रेपुटेशन है वो उस तरीके की होनी चाहिए। भले ही हम 5 कम स्टूडेंट को पढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट का यहाँ पर आना अपने आप में गारंटी होना चाहिए कि नो ही और शी इज़ गोइंग टू बिकम द जुडिशल ऑफिसर। विधि में एडमिशन ही अपने आप में गारंटी होनी चाहिए कि उसका सिलेक्शन होने वाला है, ना का तो मतलब ही नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में आई वांट टू डिस्कस विद यू। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं जो अदर कोचिंग्स वाले हैं और जो हम हैं। जैसे कुछ जितने भी कोचिंग्स आप समझ लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कि लगभग 20-25 के आसपास तो जनरल सब्जेक्ट्स हैं और फिर स्पेशल एक्ट्स हो गए, तो लगभग जाकर के 40 एक्ट्स बैठ जाते हैं। 40 एक्ट्स, माइनर, लोकल, ये सब मिला करके इनको मतलब टू कवर इट विद इन 1 मंथ इट्स नॉट पॉसिबल, एंड इन दैट मच डिटेल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट द अदर्स डू, उनके लिए कंपल्शन भी है क्योंकि काफ़ी चल पड़े हैं वो। तो देख वो क्या करते हैं, वो जो मेन पार्ट्स हैं, मेन प्रोविजंस हुए, केवल उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे वर्बेटम, वन एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाता वहाँ पर। वहाँ से भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर जो स्टूडेंट की क्वालिटी है वो स्टूडेंट खुद मेहनत बहुत करते हैं कि सर ने हमें कराया 1/3 करा दिया। जैसे सपोज कि CRPC में उन्होंने FIR समझा दिया, अब सेक्शन 154 की सब क्लॉजेस को नहीं समझा रहे हैं वो, तो बाकी स्टूडेंट खुद करेगा वो। हम लोगों ने ये सोचा है कि हम केवल जो हमारे जो स्टूडेंट है उसको सिर्फ ये फॉलो करना है 9 AM टू 8:30 और 8:45 PM का टिपिकल बहुत मुश्किल वाला जो ये शेड्यूल है उसको फॉलो करवाना है हमने उससे। इसी उसमें क्योंकि स्टूडेंट बहुत कैटेगरी के होते हैं कि हम 1/3 या वैसे हम सब कुछ कराएंगे जो एक्सपेक्टेड है कोचिंग के लिए, और वो हम कराएंगे कि भाई सुबह आ जाओ 9 बजे और शाम को 8:30 बजे तक आपको विधि के ही कंपाउंड में रहना है, विधि के ही क्लासेस में रहना है। यहीं पर आपकी क्या होंगी, फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस होंगी, फाउंडेशन बिल्डिंग क्लासेस मीन्स जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाए अच्छे तरीके से। यहीं पर आपकी वीडियो क्लासेस भी होंगी, लेकिन जो वीडियो क्लासेस होंगी वहाँ पर हमारे एक मेंटोर साथ में बैठेंगे
कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन एंड देयर वहीं पर आप कराइए। मेंटर का काम क्या होगा कि वो आपसे सुनेंगे कि सुनाइए सेक्शन 76 में क्या है, 80 में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है वो आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर। मतलब अबाउट 3 आवर्स वो आप एक लाइब्रेरी सेटिंग कह लीजिए, सेल्फ स्टडी कह लीजिए, वो आपके साथ रहेंगे। आपको उन्हीं की प्रेजेंस में याद करना है, क्रैमिंग सब कुछ वही करवाएंगे, उनके साथ डिस्कशन में रहेंगे आप ये। और एक फिर मेरी क्लासेस होगी एडवांस क्लासेस। एडवांस क्लासेस इन माय गाइडेंस, इन माय सुपरविजन, वो होंगी मेंस ओरिएंटेड, जो पॉलिशिंग वाली हैं, जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात करें हम लोग, तो किसी और में भी ऐसे ही जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर मैं पर्सनली एक्सप्लेन करूँ, उनको समझाऊँ। और ये स्टूडेंट से ये कहा जाएगा कि भाई अगर 9 AM से लेके इतना बड़ा आप रिग्रेस वो नहीं झेल सकते हो तो डोंट टेक एडमिशन इन विधि। आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब ये वाला शेड्यूल आप फॉलो कर पाओगे आप। क्योंकि अगर ये शेड्यूल फॉलो कर लिया, जिस तरीके से हम कराना चाह रहे हैं, फाउंडेशन क्लासेस कराना चाह रहे हैं जो अदर फैकल्टीज़ हैं, है ना, एडवांस क्लासेस बाय मी, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक हाइब्रिड कोर्स। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने देखा पढ़ते नहीं है बहुत ज़्यादा, या वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर पाते फॉलो। कुछ दिन पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे फिर 5 दिन नहीं पढ़ेंगे। ये 6 मंथ्स तक अगर फॉलो कर लिया किसी ने, आई डोंट थिंक कि उसका रह जाएगा। तो भले ही हमारे यहाँ पर 1 या 2, 5 लोग ही ऐसे इसको फॉलो करेंगे, इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करें, लेकिन हमें वैसे ही स्टूडेंट चाहिए, उतनी ही सिंसियरिटी वाले स्टूडेंट चाहिए जो उसको फॉलो कर पाएँ। तो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल दिस कि अगर आप खुद ऑफलाइन क्लास में अपने को अपग्रेड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, नंबर 1। नंबर 2, आपके नियर डियर जो इस तरह के स्टूडेंट हो, यानी कि जो बहुत स्टूडियस हों, बहुत सीरियस हों पढ़ने के लिए, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग के पास जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो 50 स्टूडेंट से ज़्यादा का तो स्पेस ही नहीं है। तो फिर भी मेरे ख्याल 40 ही बैठ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सीट्स बहुत ज़्यादा है नहीं। वी आर विलिंग कि भले ही 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए इन शर्तों पर, लेकिन 10 में से 8 का सिलेक्शन विद इन 1 ईयर होना चाहिए बस। तो वो बात अलग से निकल के है कि हाँ, कि एडमिशन इन इट सेल्फ इज ए गारंटी ऑफ द सिलेक्शन। तो आई बिलीव कि आई एक्सपेक्ट, आप मुझे बताइए पहले तो कमेंट्स दीजिए कि ये जो स्कीम है वेदर इट कैन वर्क और नॉट, ये लगता है आपको वाकई में इफेक्टिव हो सकती है? एक तो कमेंट यही दे दीजिए मुझे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। लगता है आपको कि इतनी मेहनत कराई जाए, इतने इस तरीके से पढ़ाया जाए तो सिलेक्शन आएगा? प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़। क्या कहते हैं आप लोग? ओके, तो ये ना परफेक्ट ब्लेंड होने वाला है, ब्लेंड ऑफ, ऐसे समझ लीजिए कि क्लास 5 में पहुंच गए दोबारा आप। क्लास 5 में जब टीचर कहता है खड़े हो जाओ, सुनाओ, पहाड़े सुनाओ, ये करो, वो करो, ये क्यों नहीं करा, वो नहीं करा, उस तरीके का डिसिप्लिन विद मॉडर्न टेक्निक सब कुछ। तो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आपके मेंस के टेस्ट, सब कुछ, और एक फैकल्टी आपके साथ रहेगी ही रहेगी साथ में। जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है उससे पूछो तुरंत के तुरंत। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, ये कोई मान लीजिए कोई सेक्शन रट लिया आपने और आप चाह रहे हैं आपसे कोई सुन ले, तो हमारे फैकल्टी सुनेगी आपसे, हमारे मेंटर सुनेंगे आपसे, वो बताएंगे कि यहाँ पर आपको नहीं हुआ है। तो एक सपोर्ट सिस्टम लगातार रहेगा आपके साथ। और ये मुझे लगता है कि 6 से 9 महीने इस डिसिप्लिन में पढ़ना बहुत है, मोर देन एनफ है। जिस तरीके से पढ़ा चुका हूँ, जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ, और जो मेरी प्लानिंग है, तो आप में से जो भी चाहें वो कम से कम अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और ख़ासकर ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो द विधि स्टूडेंट्स, जो हमारे लाइव क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं या वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो परफेक्ट है ये, क्योंकि वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, मेरे सिस्टम को पकड़ चुके हैं, और उनके लिए चीज़ों को फॉलो करना और भी आसान हो जाएगा। इसमें लाइव क्लास भी होंगी, इसी में वीडियो क्लासेस भी होंगी, इसी में ऑफलाइन क्लास भी होंगी, 9 AM to 8:45 PM। तो अबाउट ये 12 आवर्स के सिस्टम समझ लीजिए, 12 घंटे आपको आपने हमें देने हैं, और उसके बाद में आपने घर पे जाइए, खाइए पिए, सो जाइए, फिर सुबह उठ कर यहीं आँख खोलिए कि बस पहुँच गए सर,
बस उसके बाद में केवल एक काम रहता है हेल्थ मैनेजमेंट। तो उसकी भी कोशिश हम लोग करेंगे, कोई फिजिशियन से बात कराएं कैसे इसको कंटिन्यू कर सकें, लेकिन ये गारंटेड प्रोग्राम होगा आप लोगों का। नहीं प्रियंका, इसमें तो केवल और केवल वही है, वही बात है ना, किसी को भी एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। 9 AM ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन बुक योर सीट, आप कहिए 3 महीने बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे, बट आई वॉन्ट 9 AM to 8:30 PM, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फिर तो सिस्टम बिखर जाएगा सब, है ना, और हम कर भी नहीं पाएंगे फिर। तो वो क्लासेस करवाना, फिर सेल्फ स्टडी करवाना, फिर सुनना, फिर प्रैक्टिस करवाना, वो उस फ्लो में चलेगा। वो स्टूडेंट वही फॉलो कर पाएगा जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे यहाँ है और लगातार धुन लगी हुई है। तो पूरी ज़िंदगी परेशान होते रहिए, है ना, या फिर मैक्सिमम 6 से 9 महीने में ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके जज बन के स्वर्ग जैसी मज़ेदार ज़िंदगी जीजिए बस। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो विधि को आई वॉन्ट टू मेक इट ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस, कि जो भी हो सिलेक्शन करवाना है और उस स्टूडेंट कराना है जो आज की डेट में 0 है, बस मेहनत करना चाहता है बस वो उसको। तो आई बिलीव, देखता हूँ क्या कहते हैं आप लोग। सानिया, वो तो फिर यहाँ पर सब लोग यहाँ पर पीजीज वगैरह सब कुछ है, काफ़ी लोग रहते हैं दिल्ली में आकर के, है ना। प्रियंका, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आप बाद में कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिन लोगों को लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बस द बेस्ट ए स्टूडेंट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी कोचिंग, इतना ज़बरदस्त तरीके से कराना जो प्लानिंग है वो शायद कहीं और मिले, होगी ही नहीं, और वो कर भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है, अगर बिजनेस की तरह देखा जाए तो बजाय 12 घंटे यहाँ रोकने के लिए सेम बच्चों को 3-3 घंटे में भगाओ, 3 घंटे क्लास ली जाओ, तो आप बैच नंबर बढ़ा दीजिए, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, इंस्टीट्यूट की इनकम बढ़ जाएगी। क्यों सुबह से लेकर शाम तक अपना लाइट और एसी और दुनिया भर के एक्सपेंसेस को बढ़ाना है। तो वो उस तरीके से सोचेंगे दूसरे वाले, वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे। मेरा है कि 10 बच्चे ही सही, 20 ही सही, 50 बच्चे ही सही, हम लोगों ने 1 गो में जुडिशियल ऑफिसर उनको बनाया, बस एक अलग ही रेपुटेशन, दैट्स इट। ढाबे भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और ताज भी है अलग, तो ताज अलग ही चमकेगा, ये है इसका, है ना। तो आई बिलीव कि आपके सजेशंस जो भी हैं, और एटलीस्ट आपके पास मेरा नंबर है ही है 8882291720, इसके बारे में आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई एक ऐसा प्रोग्राम भी है जो हम लोग लॉन्च करने की उसमें है 15 नवंबर से इसको, ठीक। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आई टुक योर टाइम, सब लोग आप ही गए हैं अब। सेक्शन 4, तो दिस इज सेक्शन 4, प्लीज कम टू द हेडिंग ऑफ दिस, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC, इसके बारे में यू हैव रेड दिस अबाउट इन सेक्शन 2H। प्लीज़ गो टू सेक्शन 2H। सेक्शन 2H में भी यही थी बात, इंटरनल कमेटी की जो बात की थी वो इसी की बात थी वो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, शब्द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, गठन, मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, मीनिंग नहीं, गठन की बात कर रहे हैं। हाउ दिस इंटरनल ICC कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड, किस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। दिस इज सेक्शन 4, प्लीज सी दिस। बढ़ते हैं आगे, क्या कहते हैं, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ ए वर्क प्लेस, एवरी एम्प्लॉयर का मीनिंग यू जानते हैं, सेक्शन 2G में एम्प्लॉयर का मीनिंग आया था। एवरी एम्प्लॉयर कौन था वो, या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, हेड ऑफ ऑफिस था, या अदर ऑफिसर था, ध्यान आया, स्पेशल नोटिफिकेशन वो था, या फिर जो बेनिफिट लेता है एम्प्लॉयमेंट के डोमेस्टिक केस में, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एवरी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन 2G में रिवाइज कराई आपको। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ ए वर्क प्लेस शैल, मैंडेटरी है, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग
constitute a committee to be known as internal complaints committee P4 prelims. So who shall constitute a committee? Who shall constitute ICC? Employer shall constitute. तो दिस इज द ड्यूटी. दैट इज वाई मैंने आपसे कहा था कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज हैं यहाँ पर उसके लिए मैंडेटरी है. ही शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ICC, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी. एम्प्लॉयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G. समझे आप? तो ये हुआ आपका इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करेगा. अब आगे हैं, पढ़िए क्या क्या है. प्रोवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, where the offices or administrative units of the workplace are located at different places. Where the offices are located at different places or administrative units are at different places, divisional or subdivisional level, then क्या होगा? Internal committee shall be constituted at all एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस P4 प्रीलिम्स. समझिए इस बात को. पहली बात क्या थी कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर क्या करेंगे? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कई जगह पर है, कई शहरों में है, अलग अलग जगह पर है, तब ICC ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगी. It should be constituted at all administrative units or offices. It shall be constituted at all administrative offices. अगर वो different places पर हैं, if they are located at different places, तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका. They can frame a question if the offices जो हैं are located at different places. One admin office in Bangalore, one admin office in Delhi, one in metropolitan cities, then you will have to constitute ICC at all levels, at all places. This is the mandate of section 4(1). कर लेंगे आप. बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, टेक्निकलिटीज नहीं है, बस ध्यान रखिएगा. अब ICC इंटरनल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. यहाँ से क्वेश्चन आया, कौन कौन होना चाहिए? टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर. प्रीलिम्स यहां से क्वेश्चन पूछेगा. क्या क्वेश्चन आएगा? हु शैल नॉमिनेट द मेंबर्स? इंटरनल कमेटी, हु शैल नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ द इंटरनल कमेटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर. प्लीज सी दिस. मोनिका मैडम लगाइए P4 प्रीलिम्स. नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर. The internal committee shall consist of the following members. निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी. To be nominated by the employer, namely what? A presiding officer. Presiding officer you have read in section 2L. Yes, it is in 2L. 2L में जो डिफाइन था presiding officer. Who shall a presiding officer who shall be a woman. इसको ध्यान रखिएगा बस. तो जो ICC है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दो किस इन्हीं को जाएंगी कंप्लेंट. जो सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट है, जो एग्रीड वुमेन है, वो कंप्लेंट किसी को करेंगे? इन्हीं को करेंगी, इस कमेटी को करेंगी. तो उसकी हेड कौन होनी चाहिए? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी ए वुमेन. और यहीं से ध्यान रखना, इट शैल बी ऑलवेज ए वुमेन. दिस इज राइट डाउन. एंड वुमेन कौन सी? एम्प्लॉयड एट ए सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉय. कम ऑन, दिस इज व्हाट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी ए वुमेन. महिला होनी चाहिए, ठीक है. और कैसे होनी चाहिए? एम्प्लॉयड एट सीनियर लेवल, जो वरिष्ठ पद पर आसीन होनी चाहिए. फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ के, उनमें. एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ध्यान है आपको? एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. तो वर्क प्लेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं आप. हर एक वर्ड की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. तो उस वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें सीनियर लेवल पर
पद आसीन महिला को उनका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट लाइन से आना चाहिए। देखिए दोबारा पढ़िए। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिजाइडिंग ऑफिसर who should be always a woman, shall be a woman। कौन सी woman? who is employed at senior level, this is the question। and now ये भी हो सकता है कि भाई अब पूछा गया, ठीक है प्रियंका मैडम है, एम्प्लॉयर हैं, प्रियंका मैडम कौन है? शी इज़ एम्प्लॉयर। अब ये क्या कह रही है? एम्प्लॉयर हैं, क्या कह रही है कि ठीक है भाई आईसीसी बनाई है, और नाउ प्रेसिडेंट कौन बनेगा? महिला बनेंगी। अब जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे क्लरिकल लेवल पर हैं, चांस की बात है, सीनियर लेवल पर है ही नहीं, तब क्या होगा? ये सिचुएशन आ गई। प्रोवाइडेड दैट इन केस, ऐसे हालात में कब? व्हेन सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, देन व्हाट विल यू डू? इन दैट केस द प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस रेफर टू सबसेक्शन 1। जो अदर ऑफिसेस हैं वहां से फिर, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू कैटेगरीज, टू रिक्वायरमेंट्स। प्रेजाइडिंग ऑफिसर शैल बी ए वुमेन एंड दैट वुमेन शुड बी पोस्टेड एट सीनियर लेवल। समझे? तो अगर उस जो लोकल ऑफिस है वहां पर शी इज नॉट अवेलेबल, देन यू कैन नॉमिनेट हिम फ्रॉम द अदर ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एंड फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू विल गेट एन क्वेश्चन कि इफ सीनियर लेवल वुमेन इज नॉट अवेलेबल, देन क्या कोई ऐसी पोजीशन है कि भाई बाकी जो वहां का सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय को बनाया जाएगा? नो, यू विल हैव टू फाइंड ए वुमेन एट सीनियर लेवल इवन फ्रॉम अदर ऑफिसेस ऑफ द वर्क प्लेस, जो कौन सब सेक्शन 1 में जा। देखिए आप पढ़ चुके हैं तो इस अदर ऑफिस से लेकर आना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखना, योर सर्च शुड बी ए वुमेन एंड सीनियर लेवल, इफ नॉट लोकली अवेलेबल देन फ्रॉम अदर ऑफिसेस। प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? एवरीवन, नीलू मैडम, नाउ नेक्स्ट, अब ये भी हो सकता है प्रोवाइडेड फर्दर इन केस, प्रोवाइडेड दैट इन केस अदर ऑफिसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव ए सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय, तब क्या होगा? जो अदर ऑफिसेस हैं वहां पर भी सीनियर लेवल एम्प्लॉय नहीं है, वुमेन एम्प्लॉय नहीं है, वुमेन एम्प्लॉय की सर्च है। क्यों? बिकॉज इट इज मैंडेटरी। देन, अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो? देन दिस इज, इस टर्म को याद कर लेना। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस, फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर। उसी एम्प्लॉयर का कोई अगर अदर वर्क प्लेस भी है या कोई अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देन यू विल नॉमिनेट हिम हर फ्रॉम द अदर। तो मीनिंग देयर बाय क्या? वुमेन सीनियर लेवल का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू विल हैव टू नॉमिनेट ओनली ए वुमेन एंड दैट टू एट द सीनियर लेवल। आपके अपने ऑफिस में वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे ऑफिस में, नहीं तो फिर आपका जो कोई अदर वर्क प्लेस होगा वहां से लेकर आइए, अदर डिपार्टमेंट का हो वहां से लेकर आइए आप। बट द कंडीशन इज दैट द वुमेन पुलिस कह रहा हूं मैं बार बार, वुमेन सीनियर ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉय, सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय की होगी। तो हु शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी? सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय। कर लेंगे आप लोग? कम ऑन। चलिए साहब, अब आ जाइए। नोट लेस देन वुमेन प्रेजाइडिंग ऑफिसर हो गया, नोट लेस देन 2 मेंबर्स।
यानी कि पीओ प्रेजाइडिंग ऑफिसर प्लस 2 अदर ऑफिसर्स फ्रॉम अमंग्स एम्प्लॉयज, तो ये 2 मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए। प्रोफेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। देखो बबुआ, तो 2 मेंबर, नॉट लेस देन 2 मेंबर, तो मिनिमम 2 मेंबर्स अमंग्स एम्प्लॉयज में से ही नॉमिनेशन हो रहा है इनका। तो पहला नॉमिनेशन किसका हुआ? हु शैल बी द प्रेसिडेंट, तो वुमेन सीनियर लेवल हो गया। नाउ प्लस 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स। अब इनकी योग्यता क्या है, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको समझिए। ये कौन हो सकते हैं? नंबर 1, पहली बात तो एम्प्लॉय होने चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए एक नंबर। देन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, महिलाओं के जो हित हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनसे उनके प्रति समर्पित हो, या सोशल वर्क में एक्सपीरियंस रखते हो, या उनको लीगल नॉलेज हो, उनको विधिक जानकारी हो। तो इस प्रकार के 2 लोग होंगे, ऐसे नहीं कोई भी आ जाओ, ना ना ना। इधर दे शुड हैव द एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल नॉलेज की तरफ से हो सकते हैं, या फिर वुमेन उसमें उन्होंने कुछ काम किया, कमिटेड टू दी वुमेन कॉजेस होने चाहिए। तो इनमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? 2 मेंबर्स, कितने मेंबर्स का नॉमिनेशन हो सकता है? मिनिमम नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, तो 1 प्रेजाइडिंग ऑफिसर, 2 सच मेंबर्स, इनकी लीगल नॉलेज हो सकती है, सोशल वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, कमिटेड टू दी वुमेन वर्क हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? 1 मेंबर, ये 1 member from amongst NGOs, non-governmental organizations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to the sexual harassment। अब एक हो तो PO प्लस 2 प्लस 1, ठीक, तो 3 और 1 4, ये हो गए। 1 member from the NGO और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, ऐसी NGOs या ऐसी एसोसिएशंस, ऐसी संस्थाएं जो महिला से जुड़े हुए मुद्दों के लिए जानी जाती हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड, तो क्या है यहाँ पर, क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट वर्ड नोट किया इन्होंने, इश्यूज रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हरेसमेंट से हो। सो यहां से कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनता है, हु शैल बी द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 1 मेंबर एनजीओ से आएगा तो एनजीओ कैसी है, कमिटेड टू द वुमेन कॉज हो, या कोई 10, अगर कोई एनजीओ से नहीं है देन इट मे बी एनी पर्सन, इट मे बी एनी पर्सन हु इज दिस, हु इज फेमिलियर विद द वुमेन कॉज, नहीं सेक्सुअल हरेसमेंट, यहां पर वुमेन कॉज की बात नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, कर लेंगे। अब ये हुआ, अभी 4 लोग हो गए। At least provided that at least 1/2 of the total members so nominated shall be women, तो PO प्लस 2 प्लस 1 थे 4 हुए, तो एट लीस्ट इनका 1/2, एट लीस्ट 1/2 यानी कि 2 शुड बी वुमेन, तो 2 का 1 PO एंड 1 मे बी अदर वुमेन मेंबर हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगेन ये और से जुड़ी हुई है, ये मिनिमम है कि एट लीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए हाँ, एक है मेंबर, 1 सेकेंड प्लीज, 1 लेट मी चेक इट, 1 सेकेंड, टेक्निकल बात आ गई। हाँ देखो बबुआ, यह है बात इंटरप्रिटेशन की, और ये का है, ये रहा 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स। यहाँ पे मुझे करेक्शन कर लेना चाहिए, मेंबर्स का मतलब मेंबर्स अदर देन प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, तो पीओ को हटा दीजिए आप, कि जो मेंबर बचे अब 2 + 1 हो या 3 + 1 हो, कितने भी, वो तो मिनिमम बताया ना उन्होंने ना, ये क्या बताया उन्होंने, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, इस बी में क्लॉज बी थी, नॉट लेस देन 2, इट मे मीन्स इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4 मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, ये है ना। और इनसे तो ये तो हुआ अमंग्स एम्प्लॉयज हुआ, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए
ताकि कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज पीओ, इसके बाद में आएंगे मेंबर्स, 2 और मोर मेंबर्स, लेकिन इनका सोर्स कहाँ से होगा? अमंगस्ट एम्प्लॉइज, ठीक। इन एडिशन टू 1 member, he may be from some NGO और एसोसिएशन, जिसका हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, ठीक। सो दिस में भी 2 और मोर, तो यहां पे ध्यान रखना दीज आर फ्रॉम द अमंग्स द एम्प्लॉयज में से हैं। तो इन ये जो मेंबर्स हैं, ये जो मेंबर्स है टोटल, ये मेंबर हुए प्लस 1 मेंबर ये हुआ, इनका हाफ शुड बी वुमेन, एटलीस्ट वुमेन। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पूलिंग समझ में आ गई आप लोगों को। 1 पीओ जो कि वुमेन होनी चाहिए, हु शैल बी वुमेन सीनियर लेवल, 2 और मोर मेंबर्स अमंग्स द एम्प्लॉयज ऑफ द वर्कप्लेस, उन्हीं एम्प्लॉयज में से होने चाहिए, एंड 1 मेंबर मे बी फ्रॉम एनजीओ और एसोसिएशन और एनी अदर पर्सन हु इज फेमिलियर विद द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो वहां से हुआ। टोटल मेंबर्स की हाफ, मिनिमम हाफ जो है शैल बी द वुमेन। तो ये हुई लाइन, ये प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई है नहीं आई। हाँ जी सही है, 100 नॉमिनेटेड हो गया। अब अजी नेक्स्ट पर आ जाइए। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द आईसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years before prelims from the date of their nomination as may be specified by the employer। तो it may be प्रेजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर। देखो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को मेंबर नहीं कहा जा रहा है। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को? ये जो लाइन है एटलीस्ट 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स एंड पीओ आर डिफरेंट पर्संस। तो काउंटिंग ऑफ द हाफ शैल बी फ्रॉम द मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पीओ। And in this, but tenure of both presiding officer tenure and the other members tenure, maximum tenure may be 3 years, it may be less than 3 years, it may be 2 years, it may be 1 year, but it should not be exceeding 3 years। ये बात ध्यान रखना। और कैलकुलेशन कहाँ से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन होगी, डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन होगी, ध्यान रखना। इट इज डेट ऑफ नॉमिनेशन से होगी। नेक्स्ट, द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द एनजीओ और एसोसिएशन शैल बी पेड सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आईसी बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो भाई 4th है, ये समझिए क्या है ये? कि देखो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, वुमेन ऑफिसर है ना,
शी इज़ गेटिंग सैलरी ऑलरेडी। जो बाकी के मेंबर्स हैं, मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स, दे आर ऑल्सो बिकॉज दे आर अमंग्स द एम्प्लॉयज़, तो उनको वैसे ही उनको सैलरी मिल रही है। ये जो बाहरी व्यक्ति इंपोर्ट किया आपने, द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स एनजीओ और अदर ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ही विल अटेंड योर जो प्रोसीडिंग्स हैं, तो वाई शुड ही, तो उसको आपने कुछ फीस तो देनी पड़ेगी ना, फीस देनी पड़ेगी, अलाउंसेस देने पड़ेंगे, तो व्हाट विल बी दैट, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिस रूल्स में बता दी जाएगी बात वैसे। तो ध्यान रखना, हु गेट्स सच फीस और अलाउंसेस, द मेंबर फ्रॉम एनजीओ where the presiding officer or any member of IC contravenes the provisions of section 16। section 16 में के provisions क्या है मैं आपको बताता हूँ एक बार, अभी बाद में पढ़ेंगे उसको। सेक्शन 16 है ये, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। इसमें सेक्शन 16 में ये बात कही, आप पढ़ेंगे। एक मिनट, ये टीवी ऑफ हो जाएगा। अरे टीवी ऑफ होने वाला है। सॉरी, वॉइस आई? ओह, फाइन। हाँ, अब मैं थक जाता हूँ ना, तो मुझसे ऐसी गलतियाँ होती हैं। चलिए, से जो सब क्लॉज 5 है, इसको यहाँ से पढ़िए, दोबारा यहीं से पढ़ते हैं, एडिटिंग की भी अपना एडिट कर लेंगे यहाँ से। तो सेक्शन जो सब क्लॉज 5 है, सेक्शन 4 की सब क्लॉज 5, इट टॉक्स अबाउट व्हाट दैट व्हेन प्रेसाइडिंग ऑफिसर प्लीज से दिस, when such presiding officer or member shall be removed from the committee. So these are the subclause 5. Subclause 5 talks about the circumstances when this presiding officer or the member can be removed. उनको हटाया कब जा सकता है? तो one of the condition is this, what if he contravenes the provisions of section 16, अगर वो धारा 16 के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करते हैं, कौन? either the presiding officer or the member, ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं और या कोई अन्य मेंबर है यानी कोई अन्य सदस्य हैं, वो अगर सेक्शन 16 के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। अब सेक्शन 16 है क्या, वो देख लीजिए। वो ये है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट। तो जो कंप्लेंट की गई है, द कंप्लेंट एंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, उनके इंग्रेडिएंट, उनके कंटेंट्स को पब्लिक नहीं करना चाहिए। सपोज ए वुमेन हैज़ मेड ए कंप्लेंट टू यू, यू आर द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, आपके सामने एक कंप्लेंट आई
कि आई वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट बाय सो एंड सो, तो कंटेंट्स आ रहे हैं उसके, उसमें यू आर कंडक्टेड इंक्वायरी, तो उसके जो कंटेंट्स हैं ना पीओ पब्लिक करेगा ना ही अन्य मेंबर्स, उसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। और अगर गोपनीयता नहीं बरतते हैं आप तो आपको हटाया जा सकता है एज पर सेक्शन 4 क्लॉज 5A। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको। 5 कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, कर लेंगे आप। सेकंड है हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कन्विक्शन हुआ किसी अपराध में, और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो या किसी ऑफेंस में, ये सेकंड है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हेन द प्रेजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर कैन बी रिमूव्ड, इनको हटाया कब कब जा सकता है, तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 और द कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध में कन्विक्शन हुआ हो या फिर इंक्वायरी चल रही हो। ये क्या शब्द है इंक्वायरी का, मतलब इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस इज पेंडिंग, इंक्वायरी भी पेंडिंग हो तब भी हो सकता है। एंड सी हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि कोई आपके साथ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, तो अगर कार्रवाई हुई, इंक्वायरी हुई और उसमें गिल्टी ठहराए गए आप, सही है, या फिर अभी पेंडिंग भी है, even in that case you cannot continue as the presiding officer or the member of such committee. And next is what has so abused his position as to render his continuance in the office prejudicial to the public interest। क्या किया उसने, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, हैज एब्यूज्ड हिज पोजीशन, अपने पद का दुरुपयोग, और इस प्रकार से उठाया कि अगर उसे कंटिन्यू कर दिया गया तो दैट विल बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। हैज एब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कॉन्टिन्यूएंस इन ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ही हैज एब्यूज्ड हिज पोजीशन, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग कैसे किया कि अगर वो कंटिन्यू करवाएं उस ऑफिस में तो दैट विल बी प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, वो लोक हित के विरुद्ध होगा। तो ये 4 कंडीशंस हो गई ABCD, व्हेन द प्रेजाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस। दोबारा पढ़वा देता हूं आप लोगों को सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाए। फर्स्ट इज contravention of the provisions of section 16, it is related to the publication of contents of complaint and inquiry proceedings। second है conviction for offense, conviction हो चुका यानी finality हो गई, या फिर even inquiry is pending। and third is with regard to the guilty in disciplinary proceedings और disciplinary proceedings pending है, या फिर मिसयूज ऑफ द पोजीशन हो सो दैट प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो। तो A, B, C and D, these are 4 situations, समझे, when such presiding both हैं such presiding officer और member as the case may be shall be removed from the committee। इन 4 सिचुएशन में उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड और एनी कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अगर किसी को हटा दिया गया है या किसी वजह से भी कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो फ्रेश नॉमिनेशन करेंगे आप। ये ध्यान रखना, यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर नॉमिनेशन होता है, मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा रहा है। और कौन कर रहा है नॉमिनेशन? नॉमिनेशन इज डन बाय द एम्प्लॉयर। देखो सेक्शन 4 में शुरू में लाइन थी, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये
employer of the workplace shall constitute a committee and internal committee shall consist of the members to be nominated by the employer। तो जो नॉमिनेशन है ये एम्प्लॉयर के द्वारा होता है। तो ये समझिएगा सेक्शन 4 में कितनी क्लॉज हैं, 5 क्लॉजेज हो गई। मैंने एक के क्लॉज को वर्बैटम आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ तक कोई से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए अभी सेक्शन 4 तक। कम ऑन, सेक्शन 4 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। Come to section 5. Come to section 5. Notification of district officer. First question in your prelims will come from the heading itself. Which section deals with the notification of district officer? The appropriate government. Appropriate government का meaning you have seen in section 2B. If you remember section 2B, appropriate government may be central government, sometimes state government, you have seen it, central government or state government. So we are talking about this appropriate government may notify, appropriate government notify किस किस को, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट or the collector or deputy collector. These are the 4 officers: district magistrate, ADM, additional district magistrate, collector 3, deputy collector 4 may notify as district officer for every district to exercise powers and discharge functions under this act. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, समझे आप ये कि हु कैन नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई जो सेक्शन 5 में जो नोटिफिकेशन है वो कौन कर सकता है। तो सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। किस पद के लिए करेंगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए करेंगी, जिला अधिकारी के लिए करेंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम, who can be nominated? So who can be notified as the district officer? So these are the 4 persons. Please see this. This may be what? District magistrate. यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, who out of following can be notified as this may be district magistrate, additional district magistrate, collector or deputy collector. Any one of them may be notified as a district officer for every district, प्रत्येक जिले के लिए। तो यही इतना ही क्वेश्चन है। सेक्शन 5 इज ओवर। कोई क्वेश्चन है यहाँ से पूछिए मुझसे। एंड इसी के तर्ज पर आपको पढ़ना है सेक्शन 6। जैसे सेक्शन 4 था वैसे सेक्शन 6 है। Constitution and jurisdiction of local committee. Local committee. Constitution and jurisdiction of local committee. Section 4 में आपने पढ़ा था इंटरनल ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं लोकल कमेटी। दिस इज वन। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हु इज दिस? नोटिफाइड under section 5 by appropriate government, if you remember, shall constitute a committee to be known as the local committee in the district concerned to receive complaints of sexual harassment. बस यहीं से इतना सा क्वेश्चन आएगा आपके। सो इंटरनल कमेटी कौन कर रहा था? इंटरनल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर।
internal committee ICC was constituted by the employer. This is local committee, it is constituted by the DO, district officer. So don't get confused. Who is constituted what? Every district officer shall constitute a committee known as what? Local committee. तो लोकल कमेटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 5 में होता है. उसको कौन करता है नोटिफाई? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 2B में डिफाइंड है. कौन कौन हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. किन किन में से नोटिफाई करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर. 4 ऑफिसर हैं, उनमें से किसी एक को ऑफिसर को प्रत्येक जिला के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त करेंगे. और वो क्या काम करेगा? अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या काम करेगा? ही विल कॉन्स्टिट्यूट एक लोकल कमेटी. और इसका काम क्या होगा? लोकल कमेटी काम क्या होगा? टू रिसीव द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. तो ये मैकेनिज्म हो गया. लोकल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसीव द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं. रिपीटेडली आई एम सेइंग कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे. सेक्शन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में 5 में जैसे ही उसका नॉमिनेशन हुआ वो क्या काम करेगा? ही विल कॉन्स्टिट्यूट ए लोकल कमेटी. लोकल कमेटी का काम क्या है? टू रिसीव द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स को रिसीव कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा या लोकल कमेटी करेगी? लोकल कमेटी करेगी. प्लीज लेट मी नो. बात समझ में नहीं आई आपको? कम ऑन. मुखी गौतम, नहीं आ रही बात समझ में? कृष्ण मोहन जोशी, कम ऑन. हाँ जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब समझिए. टू रिसीव, तो लोकल कमेटी इज constituted to receive complaints of sexual harassment. कहाँ से? From establishments where internal committee has not been constituted due to having less than 10 workers, or if the complaint is against the employer himself. Come on, very technical. ध्यान रखिएगा. P4 prelims लगाइए. कहाँ पे क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट की जो कंप्लेंट रिसीव करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जा रही है? लोकल कमेटी. लेकिन कहां पर? क्या हर जगह? हर जगह नहीं. वेयर इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कमेटी. देखिए, वेयर इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. इंटरनल कमेटी कौन सा सेक्शन में थी? सेक्शन 4 में कमेटी नहीं बनी. हैज़ नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स. तो किसी उसमें अगर 10 से कम है, वर्कर्स कम है, वहाँ पर कौन सी कमेटी बनेगी? वहाँ पर लोकल कमेटी बनेगी. और 10 या 10 से ज़्यादा है तब, या लेस देन, देखिए अप टू 9, 1 to 9 LC लोकल कमेटी, 10 प्लस इंटरनल कमेटी. तो जो लोकल कमेटी है, लोकल कमेटी का मतलब आप ये मत समझिए कि लोकल कमेटी का जो रिस्ट्रिक्टिव पर्पज है, ऐसे समझिए आपको.
तो लोकल कमेटी का जो पर्पज है वो कब 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 व्हेन इट विल कम इनटू बीइंग, कब आएगी इसमें, व्हेन द इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स, इसकी वजह से यहां, या फिर कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, या फिर अगर जो एम्प्लॉयर है उसी के विरुद्ध अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तब ये, देन यू विल उस खास पर्पज के लिए आप लोकल कमेटी को स्टैब्लिश करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, इट इज एक्सपेक्टेड कि जो 10 मेंबर्स हैं, 10 वर्कर्स प्लस है, वहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, एक आईसीसी होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। और जहां पर 10 से कम हो वहां पर क्या हो जाएगी, लोकल कमेटी स्टैब्लिश की जा सकती है, किनके द्वारा, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है। या कहां पर करेंगे, लोकल कमेटी कहां पर भी हो सकती है, एक तो वहां हो सकती है जहां पर 10 मेंबर्स 10 वर्कर से कम की वजह से आईसी की नियुक्ति नहीं हुई, या फिर कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, जो व्यक्ति एम्प्लॉयर है उसी के विरुद्ध अगर है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं इंक्वायरी के लिए वो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी स्टैब्लिश्ड बाय होम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कर लेंगे आप। एंड नाउ दिस, ये अगेन ड्यूटी है सेकंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट 1 नोडल ऑफिसर, कहां पर, यहां पर, ये एरियाज है, इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील, रूरल और ट्राइबल एरियाज, वार्ड और म्यूनिसपैलिटी इन द अर्बन एरियाज, इनको देख लीजिएगा। इन एरियाज में क्या डेजिग्नेट करेंगे, 1 नोडल ऑफिसर फॉर व्हाट, टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड द सेम to the concerned local committee within a period of 7 days। तो ये 7 days है, जो 7 days है इसको हाईलाइट कर लीजिए, P4 प्रीलिम्स। थक गया यार बहुत अब, चलिए पास में आ गए, बस अभी खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से आएंगे, देखिए कि जो नोडल ऑफिसर है, ये लास्ट सेक्शन है आज की क्लास का, बस बहुत हो गया आज यार। तो नोडल ऑफिसर का को नोटिफाई कौन करेंगे, डेजिग्नेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा। डिस्ट्रिक्ट, ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से, Who shall designate a nodal officer? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर shall designate 1 नोडल ऑफिसर। P4 प्लेस पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नोडल ऑफिसर जो है कहाँ के लिए होगा, इन एवरी, प्रत्येक ब्लॉक में, इन एवरी ब्लॉक, इन एवरी तालुका, इन एवरी तहसील और इन रूरल और ट्राइबल एरियाज। तो रूरल और ट्राइब, किसी भी ग्रामीण या फिर ट्राइबल एरिया में, तहसील में, उस ब्लॉक लेवल पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। एक किसी ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देंगे कि ठीक है आप इसके नोडल ऑफिसर हैं इस एरिया के। या फिर अगर अर्बन एरिया है तो किसी वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना क्वेश्चन पूछेंगे नोडल ऑफिसर किसके द्वारा डेजिग्नेट किया जाएगा, ही शैल बी डेजिग्नेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन था, ही कैन बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही कैन बी द एडीएम, ही कैन बी द कलेक्टर और ही कैन बी द डिप्टी कलेक्टर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और इनका काम क्या होगा, नोडल ऑफिसर का काम क्या होगा, नोडल ऑफिसर का काम क्या होगा, दिस इज टू रिसीव द कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी। लोकल जो कंप्लेंट अगर आ रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन कंप्लेंट्स को रिसीव करना। और लोकल कमेटी कौन सी है,
विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इटसेल्फ, उनको फॉरवर्ड करना। और क्या कोई टाइम लिमिटेशन है? यस, विद इन द पीरियड ऑफ 7 days बिफोर प्रीलिम्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि जो नोडल ऑफिसर कितने दिनों में कंप्लेंट को लोकल कमेटी को फॉरवर्ड करेगा। लोकल कमेटी को फॉरवर्ड कितने दिनों में कर देना चाहिए कंप्लेंट को? दैट इज व्हाट द 7 days। तो दिस इज द 7 days, पीरियड ऑफ द 7 days। हाँ, समझ में नहीं आई बात? बताइए जल्दी से, छोटी सी बात है। And the jurisdiction of the local committee shall extend to the areas of the district where it is constituted। तो jurisdiction क्या है? district, बस। तो कुल मिला के छोटी मोटी बातें हैं ये। कौन किसको डेजिग्नेट करेगा? देखिए 5 में आया, 5 में क्या आया? appropriate government will notify district officer। District officer will constitute local committee। District officer will designate a nodal officer। ये क्या काम करेगा? कंप्लेंट रिसीव करेगा और फॉरवर्ड करेगा लोकल कमेटी को विद इन 7 days। नोडल ऑफिसर कहाँ के लिए बनेगा? तहसील स्तर के लिए, तालुका, लोकल लेवल पर बनेगा। बस ये है सारा सेक्शन। दिस इज व्हाट सेक्शन 6। भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत हो गया। अब कोई क्वेश्चन तो पूछिए मुझसे यहाँ पर। अब 3 to 7:15 हो गए। आई एम टायर्ड नाउ। अब थक गई, जवान थक गई एक्चुअली, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए और फिर हम लोग कल फिर करेंगे इसको आगे को। अब मैं कल बताऊंगा मुखी। अब कल एक बार खुद ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है? इन वीडियोस को दोबारा देख लेना, कल करेंगे आप। ठीक है? हाँ, आप लोग भी थक गए होकर, वो अपना कोड खींचने वाली बात आ जाएगी। जो एक होता है ना प्लेजेंट वे, मज़ा लेके पढ़ाया जाए, समझाया जाए। आप भी थक गए होंगे, 4 hours बहुत होते हैं। ठीक है साहब, बाय बाय। इसको याद कीजिए और पुराने जितने एक्ट्स कराती हैं उनका रिवीजन कीजिए। कल फिर हम लोग लगेंगे।